Hi, in today's video, we are going to understand how an interpretation of a single word by the Honorable Supreme Court can lead into various changes in the way a person has right to appeal and the jurisdiction under which he can file an appeal to an appropriate court without any legislative changes. तो आइए शुरू करते हैं। तो ये केस है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, यानी कि चेक बाउंस का। केस का नाम है MS सेलेटियम फाइनेंस वर्सेस गनाना सेकरन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर विक्टिम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 372 ऑफ CRPC। इस वर्डिक को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारा लेजिस्लेशन क्रिमिनल कोर्ट्स द्वारा पारित जजमेंट्स के संबंध में क्या कहता है। उसके लिए आ जाते हैं हम हमारी बेयर एक्ट पर। ये मैंने खोल रखी है CRPC, इसका सेक्शन 372। सेक्शन 372 कहता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कि कोई भी अपील जब तक लाई नहीं करेगी जब तक कि इस कोड में ना दर्शाया हो या फिर किसी और लॉ में ना दर्शाया हो। तो ये तो हो गया सेक्शन 372। इसमें एक प्रोविजो आया है जिसको लेकर के ये जजमेंट पारित हुआ है। इस प्रोविजो को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे क्योंकि ये अमेंड हुआ है 2009 में, उसके पहले ये प्रोविजन नहीं था, तो इस पर हम बाद में आएंगे। फिर आ जाते हैं सेक्शन 374 पर। यह कहता है अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन मींस ऐसे केसेस जहां पर ट्रायल कंक्लूड हुई है एक्यूज के कन्विक्शन पर, मतलब उसे दोष सिद्ध पाया गया है और उसे सजा सुनाई दी गई है। तो ऐसे केसेस में अगर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट केस में कोई जजमेंट पास किया है तो ऐसी अपील फाइल होती है सेक्शन 374 सब क्लॉज 3 में, जो ये कहता है save as otherwise provided in subsection 2 any person convicted by trial held by metropolitan magistrate or assistant session judge or a magistrate of first class or second class or sentenced under section 325 or in respect of whom an order has been made or sentence has been passed under section 360 by any magistrate may appeal टू कोर्ट ऑफ सेशंस। मतलब कि जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होती है वो सेक्शन 374 सब क्लॉज 3 में होती है अगर केस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग हो तो। लेकिन अगर ट्रायल एक्विटल पर एंड हो तो फिर कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी होगी, दिस वाज द क्वेश्चन। तो अर्लियर ये जजमेंट आने के पहले जो अपील्स होती थी वो होती थी सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 में। अब 378 सेक्शन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। सेक्शन 378 कहता है अपील इन केस ऑफ एक्विटल सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 5। अब हम सीधे 4 पढ़ लेंगे इसका सब क्लॉज क्योंकि वो हमारे लिए रिवेलेंट है। इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड to it by a complainant in this behalf grants a special leave to appeal from an order of acquittal, the complainant may present an appeal to the high court। इसका मतलब क्या, ऐसे केसेस जिसके अंदर ट्रायल एक्यूज्ड के एक्विटल के साथ एंड हुई हो उसमें कंप्लेनेंट के पास जो एकमात्र रेमेडी हुआ करती थी वो होती थी कि वो स्पेशल लीव टू अपील फाइल करे हाई कोर्ट के समक्ष, और अगर हाई कोर्ट उसे परमिट करती है, उस लीव को स्वीकार करती है, तो वो हाई कोर्ट में अपील पेश कर सकता है। तो ये सब कुछ होता था सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 में। लेकिन CRPC में 2009 में अमेंडमेंट आया इन सेक्शन 372 और एक प्रोविजो ऐड हुआ। वो प्रोविजो क्या कहता है अब हम उन्हें उसे पढ़ लेते हैं। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ विक्टिम शैल हैव राइट टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड और कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस और imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to court to which appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court।
इसका मतलब क्या? अगर कोई विक्टिम है किसी ऑफेंस का तो उसके पास में राइट टू प्रिफर एन अपील होगा, एंड ऐसी अपील ऐसे कोर्ट में लाई करेगी जहां पर कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई भी अपील ऑर्डिनरीली लाई करती हो। इसका मतलब क्या? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेक्शन 374 में अपील अगेंस्ट कन्विक्शन लाई करती है और कोर्ट ऑफ सेशंस में करती है। तो विक्टिम जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल कर सकता है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये प्रश्न था इस केस में कि क्या सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लेनेंट है, क्या उसे जो परिभाषा सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी में दे रखी है उसके अंतर्गत विक्टिम माना जा सकता है? और अगर उसे विक्टिम माना जा सकता है तो फिर वो अपील भी फाइल कर सकता है। तो इसके आंसर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में यह हेल्ड किया कि यस, द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ विक्टिम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 372 of CRPC, and he have right to file an appeal directly to court of session without taking any leave under section 378 from the high court and filing an appeal before high court. अब आप सोचिए, ये लॉ आया था 2009 में। दिस अमेंडमेंट was carried out in 2009 और इस दौरान कई केसेस कंप्लेनेंट द्वारा हाई कोर्ट में लीव टू अपील के लिए फाइल किए गए, एंड दे आर पेंडिंग सिंस सो लॉन्ग। और कई अपील्स जो कंप्लेनेंट ने कोर्ट ऑफ सेशंस में फाइल की थी वो इस आधार पर खारिज की गई है कि नहीं, आप कंप्लेनेंट हो सकते हो लेकिन आप विक्टिम नहीं हो। इस आधार पर पहले कई अपीलें खारिज हुई। तो यहां सोचने वाली ये बात है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उनसे लॉ का इंटरप्रिटेशन कितना देरी से आता है। लॉ अमेंड होने के कितने टाइम बाद ये अमेंडमेंट्स के ऊपर कोई लॉ लेट डाउन होता है। अब आप सोचिए, एक लॉ ये भी कहता है कि कोई भी अपील या कोई भी केस लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल होना चाहिए। तो अगर जिन लोगों ने इस जजमेंट आने के पहले डायरेक्टली लीव टू अपील हाईकोर्ट में फाइल की होगी, उन केसेस का अब इस जजमेंट के लाइट में क्या होगा? क्या उन केसेस को अब इस जजमेंट के लाइट में कोर्ट ऑफ सेशंस में ट्रांसफर किया जाना चाहिए? ये जजमेंट अपने आप में कई प्रश्नों का निर्माण करता है, जिसका उत्तर हमें सिर्फ भविष्य में प्राप्त होगा। इस जजमेंट के आने के पहले अगर कन्विक्शन के साथ ट्रायल एंड होती थी तो रेमेडी जो एक्यूज के पास होती थी वो होती थी अपील प्रिफर करने की कोर्ट ऑफ सेशंस में, और अगर ट्रायल एक्विटल के साथ एंड होती थी तो रेमेडी कंप्लेनेंट के पास होती थी लीव टू अपील फाइल करने की ऑनरेबल हाई कोर्ट। लेकिन इस वर्डिक्ट ने पूरा इंटरप्रिटेशन ही चेंज करके रख दिया। यहां इस जजमेंट को डिस्कस किया जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नया BNSS आया है जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, उसमें भी अपील्स को लेकर के जो प्रावधान है उनमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 372 जो CRPC में है वो सेम सेक्शन 413 BNSS में है, और जो सेक्शन 378 CRPC में है वो सेक्शन 419 BNSS में है। तो कोई भी सब्सटेंटिव लेजिस्लेटिव चेंज इन प्रोविजंस में नहीं आया है। फिर भी अब जो अपील्स 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में फाइल होगी उनमें टोटल ही डिफरेंट जुरिस्डिक्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।